हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें वैलेंसी या संयोजकता के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, तुम्हें पहले से ही नील्स बोर का परमाणु मॉडल तो मालूम ही है कि उसमें क्या होता है कि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या फिक्स होती है, यानी 2n²। उन्होंने एक फार्मूला दिया, उसके हिसाब से पहली जो शेल है या पहली कक्षा है या पहला एनर्जी लेवल, उसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरी शेल में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन कोई भी एटम हो, उसकी बाहरी जो कक्षा है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से बच्चों, इस हीलियम एटम को देखो कि इस हीलियम एटम में एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पहली शेल में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस हीलियम का एटम जो है स्टेबल है, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस शेल में और दोनों इस हीलियम एटम में हैं। तो ये स्टेबल एटम है। दूसरा देखो नियोन का। नियोन में क्या है, 2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोर के हिसाब से, और इसमें देखो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हैं। तो क्या होगा कि ये नियोन का जो एटम है वो भी स्टेबल होगा, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो ये कहलाती है ऑक्टेट स्टेट, यानी ऑक्टा माने 8 इसका अष्टक पूरा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, कोई भी एटम हो, अगर वो सिंगल शेल वाला यानी एक शेल वाला है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम जो है स्टेबल है। और अगर 2 या 2 से अधिक शेल वाला है और उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। वही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो हो सकते हैं किसी भी एटम की बाहरी कक्षा में, और वो उसमें पूरे होते हैं। तो वो जो एटम है, जिस एलिमेंट का एटम है, वो स्टेबल है। अब इसी में देखो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में हीलियम में देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट शेल में है, और ये फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। तो हीलियम स्टेबल है। इसी तरह से नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ऑक्सीनेशन के बाहरी इलेक्ट्रॉनों को देखो, जो बाहरी कक्षाओं में है, तो देखो क्या है, 8 सब में अष्टक पूरा है। तो ये जितनी भी, और ये रेड मार्क है यानी ये सब गैसेस हैं, तो ये जितनी भी गैसेस हैं वो सब क्या है, स्टेबल हैं, यानी अक्रिय हैं। इनमें ये नोबल गैसेस कहलाती है, क्योंकि इनका अष्टक पूरा है बाहरी कक्षाओं में, देखो 8 पूरे हैं। तो ये कहलाती है नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। इनका बाहर की जो ऑर्बिट है, जो शेल है, वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टा स्टेट पूरी है, अष्टक पूरा है। तो ये जो है वो निष्क्रिय हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें जो बाहरी शेल है उसमें वो अष्टक पूरा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स के एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम की वो कैपेसिटी, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि नोबल गैसेस में होती है। उस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, वो किसी भी एटम की कैपेसिटी क्या कहलाती है, वैलेंसी। तो समझ में आ गया, वैलेंसी किसी एटम की वो क्षमता है जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक को पूरा करने के लिए। इसी वजह से एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो अब समझ में आया कि कोई एटम जो है वो मॉलिक्यूल, कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन में भाग क्यों लेता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तुम जान गए कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी निकाली कैसे जाती है। तो बच्चों देखो,
ये देखो एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का में देखो कि एक ही शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसे स्टेबिलिटी के लिए कितनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो जिससे कि वो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। तो इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1, तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 1। अब देखो कार्बन एटम, तो कार्बन में क्या है? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जो दूसरी शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो जो है स्टेबल होगा। जैसे कि नियॉन का एटम, नियॉन में बाहर में 8 होते हैं ना, तो कार्बन को 8 लाने के लिए क्या चाहिए? 4 हैं, 4 और चाहिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 4। सोडियम एटम देखो, तो सोडियम एटम में जो दूसरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे, यानी ये दे दे, तो इसमें क्या होगा? 2 और 8, ये किसका है? नियॉन का। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो नियॉन का है। तो इसमें क्या है कि ये जो है स्टेबल है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, चूंकि ये दे रहा है तो इसमें से निगेटिव चार्ज कम होगा, तो वैलेंसी होगी +1। ठीक है। अब देखो कैल्शियम, तो इस कैल्शियम में देखो कि तीसरी शेल में, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो बाहरी शेल में इस वाली शेल रह जाएगी, इसमें अष्टक पूरा है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। दे रहा है ना, तो +2। ठीक है। तो अब और भी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालना देखते हैं। तो सोडियम की हम देख चुके हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी? क्योंकि ये इनके जो अष्टक है पूरे हैं, ये स्टेबल हैं, तो इनकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे। ठीक है। आगे देखो लिथियम। लिथियम पे क्या है कि लिथियम में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, उसकी जो पहली शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा? लिथियम की वैलेंसी 1, क्योंकि ये 1 दे देगा। कौन सा? +1। बेरिलियम की देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी +2। आगे देखो बोरॉन की, तो बोरॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। 5 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये नियॉन की तरह हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और हीलियम की तरह स्टेबल होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा अच्छा है 5 इलेक्ट्रॉन लेने से। तो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी? बोरॉन की +3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की अब क्या होगा? या तो ये 5 दे दे तब हीलियम की तरह होगा, या 3 ले ले तब नियॉन की तरह होगा। तो ये 3 ले ले तब 2 8 इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये 3 लेगा। अगर लेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसकी होगी -3। और ऑक्सीजन 2 ले ले तो इसकी हो जाएगी वैलेंसी ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1। ठीक है। और नियॉन की तो 0 है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जान सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल हमारे वैलेंसी निकालने में कैसे हेल्प करती है? तो देखो कुछ ऐसे समूह हैं पीरियोडिक टेबल में कि अगर एक की वैलेंसी मालूम हो तो उस समूह के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी मालूम हो जाती है, क्योंकि जो उस एक की वैलेंसी होगी एलिमेंट की, वही सब एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी भी 1 होगी और वो भी +1, क्योंकि देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ऑर्बिट्स में देखो सेम है। लास्ट में इसके ऑर्बिट में 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें 1, देख रहे हो सब में 1 है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? +1।
बेरिलियम की अभी तुमने जो सेकंड ग्रुप है उसमें बेरिलियम की कितनी निकाली थी, +2। तो इन सब की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की भी वैलेंसी क्या होगी, +2। अब देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनमें से सबकी कैसे निकालेंगे। तो देखो बोरॉन की तुमने +3 निकाली थी, तो अब इस वाले समूह में 13 ग्रुप में सबकी वैलेंसी +3। कार्बन की 4 निकाली थी, सबकी 4। नाइट्रोजन की -3 निकाली थी, अब सबकी कितनी होगी, -3। ये इस ग्रुप में यानी 16 ग्रुप में -2, 17 में -1 और इसमें 18 में 0। तो पता चल गया कि हम पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प करती है कि हम एक की अगर वैलेंसी मालूम है तो बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हो वो अष्टक पूरा नहीं करते हैं, 8 नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, इसी वजह से ही जो है वो क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। वैलेंसी और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलेंसी से हम किसी केमिकल फॉर्मूले को भी जान सकते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1 यानी 1। अब देखो अगर ये दोनों कंबाइन होंगे मैग्नीशियम और क्लोरीन तो क्या होगा, एक इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे क्रॉस करो, तो मैग्नीशियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी यानी 1 और Cl के नीचे 2, तो इसका फार्मूला बना MgCl2। ऐसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड निकाल सकते हैं। तो फार्मूला भी हम इससे वैलेंसी के द्वारा निकाल सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल भी होती है यानी बदलती रहती है कि वो किसके साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे लिए वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है और वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी एक बार फिर से समझ लो कि किसी भी एलिमेंट के एटम की वो क्षमता जो कि वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, वो क्षमता कहलाती है वैलेंसी, ठीक है। तो बच्चों अब तुम्हें वैलेंसी समझ में आ गई होगी और पीरियोडिक टेबल के द्वारा तुम बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।